I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the triangle law, parallelogram law and polygon's law of vector additions. Today we are going to discuss about some of the numericals which are based on the vector additions. तो ये important होने वाला है ये क्लास, जिसका बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसे नहीं, कुछ एंट्रांस एग्जाम के लिए, कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए भी आ रहा है। वाह, सो देखिए लास्ट क्लास जो हमने डिस्कशन किया था, एक था वहां पे एक पॉइंट थे कि क्वेश्चन दिया गया कि what is the minimum number of, what is the, क्वेश्चन इस तरह का दिया गया होगा, what is the minimum number of equal vector, what is the minimum number of equal vector whose vector sum is 0, whose vector sum is 0। आया समझ में कि नहीं? The minimum number of, what is the minimum number of equal vector whose vector sum is 0। ये जो वेक्टर सम 0 होगा, कितना होगा? तो आंसर है उसका 2। क्यों 2 होगा? देखो ये 2 क्यों होगा कि दो इक्वल वेक्टर, मतलब मान के चलो कि इधर 5 न्यूटन आ रहा है ये पॉइंट से और इधर से 5 न्यूटन आ रहा है, तो इनका एफ नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर। एफ नेट क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। तीन वेक्टर अगर मैंने बोल लिया, मान लो कि यहाँ पे कोई और एक वेक्टर आ गया 5 न्यूटन का, तो इसका रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा ना, तो इसका 0 नहीं होगा। एक वेक्टर के लिए वही वैल्यूज आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 4 हो सकता है, अगर इसके ऑपोजिट में हम एक और वेक्टर लगा लिए 5 न्यूटन का, तो चारों का वेक्टर सम 0 हो सकता है, मगर उसने क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो इसको लिख लो, ये वाला आंसर 2 है। सेकंड में लिखेगा, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा what is the minimum number of unequal vector, what is the minimum number of unequal vector whose vector sum is 0, whose vector sum is 0। ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अनइक्वल वेक्टर है, सुन जरा, अनइक्वल वेक्टर है। मान के चल कि इधर मेरा कोई ए वेक्टर आ रहा है, इधर मेरा कोई बी वेक्टर आ रहा है, मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। आया समझ में? तब उनका रिजल्टेंट जो आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का, उनका रिजल्टेंट क्या मेरा इस तरह आएगा? अरे हाँ या ना? अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रिजल्टेंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट में इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन पे मैंने सी वेक्टर लगा लिया, तो क्या ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का वेक्टर सम 0 हो सकता है? क्या मैंने बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी एंगल करके कुछ भी मैग्नीट्यूड से हैं, उनका रिजल्टेंट जो आएगा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में मैंने और एक वेक्टर लगा लिया, तो मैं लिख सकता हूं इधर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स क्या आएगा ना? 3 आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स क्या आएगा? 3 आएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। व्हाट इज द minimum number of coplanar vector, what is the minimum number of coplanar vector whose vector sum is 0, whose vector sum is 0, वेक्टर सम मेरा 0 होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर का एग्जांपल भी हम यही ले सकते हैं। कोप्लानर वेक्टर का एग्जाम्पल भी हम यही ले सकते हैं, क्योंकि अब दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड से अलग, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है। आया समझ में कि नहीं? इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रिजल्टेंट मेरा ये वाला आएगा, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट में आ जाएगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिट में आएगा जेड वेक्टर से जो रिप्रेजेंट करेंगे। आया कि नहीं समझ में? और इसका जो आएगा उसका डायरेक्शन, आर वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट जेड के साथ आएगा। तो यहाँ पे भी आंसर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आंसर्स हो जाएगा 3, यहाँ पे भी आंसर्स हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या आता है? देखो नेक्स्ट क्या आता है 4 में, व्हाट
what is the minimum number of नॉन कोप्लानर वेक्टर, या वहां पे था नॉन कोप्लानर वेक्टर whose vector sum is zero, what is the minimum number of non coplanar vectors? यहाँ पे कोप्लानर था, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे मतलब जो तीनों वेक्टर थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस स्पेस में थे। अच्छा ठीक है, अब एक बात सोचो, क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जो तीनों वेक्टर हैं, हमने बोला कि इसका रिजल्टेंट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्स रिजल्टेंट यहाँ ले जाते हैं, तो इसका ऑपोजिट में जेड लेंगे तो मुझे वेक्टर सम 0 मिलेगा। ठीक है, मान के चलो क्या मेरा इस तरह हो सकता है, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप है, इनका मैग्नीट्यूड और इनका रिजल्टेंट कुछ भी आएगा, और ये तीनों एक ही प्लेन पे है, मान के चलो इनका रिजल्टेंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट में, मतलब यहाँ पे 2 का रिजल्टेंट से मैंने ऑपोजिट में लिया, 2 का रिजल्टेंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट में लिया। अरे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इट विल हैपन, ये कब होता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 कब आता है ना, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, इधर एक्स और जेड का हो, एक्स वाई वाई का या वाई फिर जेड का, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल इन magnitude and opposite in direction, resultant of two vector, any two vector is equal in magnitude and opposite in direction। अगर कोई वेक्टर आया तो यहाँ पे वेक्टर सम 0 हो जाएगा। मगर यहाँ पे नॉन कोप्लानर वेक्टर है, मतलब एक स्पेस में 3 वेक्टर हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो वहां पे कैसे हमको रिजल्टेंट 0 करना मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इन तीनों का रिजल्टेंट से मैंने और एक वेक्टर मैंने ऐड कर लिया, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। ये ए वेक्टर इन तीनों का रिजल्टेंट से, ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तीनों का रिजल्टेंट से मुझे ए वेक्टर ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। तो ए वेक्टर का वैल्यूज क्या हो गया ना, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ए वेक्टर मतलब यहाँ पे कितना वेक्टर चाहिए, ये 3 वेक्टर, यहाँ पे 4 वेक्टर चाहिए, मुझे 4 वेक्टर चाहिए यहाँ पे। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आता है, मान के चलो कि 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 5 न्यूटन है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 3 न्यूटन है, उनके बीच का एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो मुझे पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चॉकलेट खाने वाला क्वेश्चन से हुआ। तो ये P इक्वल टू 5 न्यूटन, Q इक्वल टू 3 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मुझे पता गया है रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ डालो या फिर पैरेललोग्राम डालो, मुझे पता गया है रिजल्टेंट का फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। P का स्क्वायर 5, Q का स्क्वायर 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 cos 60 का स्क्वायर रूट, 25 प्लस 9 30 cos 60 is 1/2 का स्क्वायर, that is equal to 34 plus 15 that is equal to 49, that is equal to 49 का रूट, that is equal to 7 न्यूटन। आया समझ में कि नहीं? रिजल्टेंट वेक्टर मुझे क्या मिला, 7 न्यूटन पहली बात, और उसका एंगल क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड ये मिलेगा tan बीटा। मान के चलो कि ये P के साथ, मतलब इस तरह का है, P है इधर 5 न्यूटन, इधर मेरा Q है 3 न्यूटन। आया समझ में कि नहीं? ओके, अब ये मेरा रिजल्टेंट है और ये P के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो क्या मैं लिखूं, किसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, Q के साथ एंगल नहीं बना रहा है। Q sin 60 डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos 60, इस तरह मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Q का वैल्यूज क्या है ना, 3 sin 60 रूट 3/2 डिवाइडेड बाई P 5, Q 3 cos 60 1/2। आया समझ में कि नहीं? 3 रूट 3/2 10 प्लस 3/2, तो 3 रूट 3/13 ये आएगा एंगल मेरा tan बीटा के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है
कोई वेक्टर दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड उसका जो रिजल्टेंट है, मतलब टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम होता है उनका मैग्नीट्यूड के साथ। तो पूछा गया है थीटा निकालो, पूछा गया है थीटा निकालो। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या पूछा गया है? थीटा निकालो। कैसे निकालेंगे कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला मेरा क्या है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, यही फॉर्मूला काम आएगा। बोथ साइड का स्क्वायरिंग ले लो और ये आर के जगह सब वेक्टर को मैं पी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, आर के जगह मैंने लिख लिया पी का स्क्वायर, पी के जगह पी का स्क्वायर, बोथ साइड का स्क्वायरिंग ले लिया, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू की जगह पी स्क्वायर cos थीटा। तो ये पी कैंसल हो गया। अब ये इधर आ जाएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, 2p स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। 2p स्क्वायर cos थीटा इधर आ गया तो माइनस पी स्क्वायर, तो p से p कैंसल हो गया, cos थीटा आ गया मेरा -1/2। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसल, cos थीटा आ गया -1। cos का कौन सा वैल्यू -1/2 है ना, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है। आया? चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो टू वेक्टर्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5। मतलब p वेक्टर बाई q वेक्टर मुझे 3/5 दिया गया है। टू वेक्टर्स आर इन मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 if the angle between the two is 60 degree, if the angle between two vector is 60 degree and the resultant is 35 Newton. Find magnitude of other, find magnitude of two vector, find magnitude of two vector। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट आर इन रेशियो 3:5। The angle between the two vector is 60 degree and the resultant is 35 Newton. Find the magnitude of two vectors। देखो ये कैसे होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वही आर वाला ई वाला फॉर्मूला को चलो। अच्छा यहाँ पे देखो, P का मैग्नीट्यूड को मैं 3x लिख सकता हूँ, Q का मैग्नीट्यूड को मैं 5x लिख सकता हूँ। आया समझ में? ओके, अब मुझे आया r का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हाँ कि नहीं? r के जगह 35 का स्क्वायर, p के जगह 3x का स्क्वायर, q के जगह 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 5x cos, एंगल क्या दिया गया है 60 डिग्री, cos 60। ये 35 का स्क्वायर क्या आएगा ना, 1225, 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 5 30, 30x का स्क्वायर cos 60 मेरा 1/2 है। तो 1225 34 15 49x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1225/49। बोथ साइड में स्क्वायरिंग ले लो तो क्या आ जाएगा, ये 35/7 आएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 न्यूटन। सो x इक्वल टू क्या आ गया 5 न्यूटन। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? x इक्वल टू 5 न्यूटन। और मुझे पूछा गया है कि p का मैग्नीट्यूड निकालो। मुझे पता है कि p का मैग्नीट्यूड है 3x, तो 3 इंटू 5, ये न्यूटन नहीं सिर्फ 3 लिख लो, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मेरा 5x, तो क्या आएगा 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। दीज आर द आंसर्स, दीज आर द आंसर्स। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मैंने p वेक्टर को x लिया तो q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2x, वन डबल द अदर। ओके,
is perpendicular to the smaller of two forces, मतलब resultant is perpendicular to the smaller of two forces। यहाँ पे एक डायग्राम करना पड़ेगा, बिना डायग्राम के ये सॉल्व नहीं होगा। मान के चलो कि ये P वेक्टर है, ये मेरा Q वेक्टर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस। मैंने P वेक्टर का मैग्नीट्यूड को x लिया था, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैंने 2x लिया था, हाँ कि नहीं? ये मेरा R वेक्टर है। तो R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। मान के चलो कि ये मेरा बीटा है, सॉरी ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है। यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या है मेरा 90 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब मुझे थीटा पूछा गया है। वाह, चलो tan बीटा का फॉर्मूला डालो। वहां पे हमने रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल्स किया, यहाँ पे हमने tan बीटा का फॉर्मूला करना, tan बीटा का न्यूमेरिकल्स करना है। tan बीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा भाई? बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है? P वेक्टर के साथ। किसके साथ नहीं बना रहा है? Q के साथ। तो Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। Q के जगह मैं लिखूंगा 2x sin थीटा, P के जगह x प्लस Q के जगह 2x cos थीटा, सॉरी थीटा बा। ओके, tan बीटा इक्वल टू tan 90। क्या tan 90 मेरा इनफाइनाइट है? तो 2x sin थीटा डिवाइडेड बाई x प्लस 2x cos थीटा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2x cos थीटा इक्वल टू 2x sin थीटा बाई इनफाइनाइट। समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2x cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। 2x cos थीटा इक्वल टू क्या है? माइनस x। cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1/2। cos का कौन सा वैल्यू माइनस 1/2 है ना? थीटा इक्वल टू जब 120 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू जब 120 डिग्री होगा। हाँ, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है देखो, क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। if n vectors of equal magnitudes are acting through a point and angle between the adjacent vector is 2 pi by n, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 2 pi by n। फाइंड द रिजल्टेंट। हुआ? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी जब n इक्वल टू 1 होगा तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी 0 नहीं बन सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जब n इक्वल टू 1 होगा कोई भी एक वेक्टर का रिजल्टेंट 0 नहीं बन सकता। अच्छा, n इक्वल टू अगर 2 हुआ, n इक्वल टू अगर 2 हुआ तो थीटा का वैल्यूज क्या दिया गया है? 2 पाई बाई n। थीटा का वैल्यूज क्या दिया गया है? 2 पाई बाई n। तो 2 पाई बाई 2 पाई एंगल आया। क्या थीटा का एंगल पाई होने पे मेरा रिजल्टेंट 0 बन सकता है? देखो क्या होगा ना, ये मान के चलो कि a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, तो यहाँ पे थीटा मेरा पाई आया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या बन सकता है? रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या बन सकता है? 0 बन सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दो एडजेसेंट वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू पाई आएगा। यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे ये दिया गया है कि एंगल बिटवीन द एडजेसेंट वेक्टर इज 2 पाई बाई n, मतलब जब n का वैल्यू 2 डालोगे तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पाई आएगा। तो पाई डालने से मेरा रिजल्टेंट वेक्टर 0 आ सकता है। भाई दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला लेते हैं। n इक्वल टू 3 में क्या होगा? n इक्वल टू 3 में क्या होगा ना? थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 में क्या आएगा? 2 इंटू 180 बाई 3 दैट इज 120 डिग्री आएगा। मतलब वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तीनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो देखो कैसे करते हैं। देखो इधर ए वेक्टर इधर है, मान के चलो कि ये मेरा बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, और बी और सी के बीच का एंगल भी 120 डिग्री है। बी और सी का बीच का एंगल भी 120 डिग्री है। तो क्या इन तीनों का रिजल्टेंट 0 मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? देखो अगर मैं बी और सी का रिजल्टेंट को इस तरह ले जाऊं तो आर वेक्टर और ए वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शंस पे आ गए और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे भी इक्वल मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? बी और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। पहले सोचो, बी और सी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो मेरा यहाँ पे आर वेक्टर बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या होता है। मान के चलो कि ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 4 मैंने लिया,
तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2π/4। तो इसे सॉल्व करें तो 90 डिग्री आएगा। मतलब चार वेक्टर का रिजल्टेंट हमको क्या चाहिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो 0 आ जाएगा। 90 डिग्री है मतलब सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। कोई भी एडजेसेंट वेक्टर को तुम लो, तुम्हारा रिजल्टेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे भी आर वेक्टर क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि नहीं, इसका रिजल्टेंट 0, इसका रिजल्टेंट 0, तो टोटल आंसर मेरा क्या आएगा, रिजल्टेंट मेरा 0 वेक्टर आएगा। वाह, तो कहीं पे भी डाल दो 2π/n का वैल्यू कुछ भी ले लो एक्सेप्ट n इक्वल टू 1 एंड 0 ले जाओ, तुमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। क्वेश्चंस क्या दिया गया है देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब यहाँ पे एक ए वेक्टर है और मान के चलो कि ये एक बी वेक्टर है। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट ऐसे आया होगा, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। आया समझ में? ओके, मान के चलो कि ये मेरा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। व्हाट, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। किसका मैग्नीट्यूड भाई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b/2। मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हाफ है। फाइंड द एंगल ऑफ एन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल चाहिए, मतलब मुझे ये टोटल थीटा चाहिए। आया समझ में? ओके, अब देखो, मान के चलो कि ये मेरा अल्फा है, बी और आर के बीच का एंगल अल्फा है। तो बी और आर के बीच का एंगल अल्फा हुआ तो बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम है बी कॉस अल्फा। तो बी कॉस अल्फा इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी कॉस अल्फा इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, b/2। तो b से b कैंसल्ड आउट हो गया, कॉस अल्फा मुझे मिल गया 1/2। थीटा का कौन सा वैल्यू, सॉरी अल्फा का कौन सा वैल्यू के लिए कॉस अल्फा 1/2 होगा ना, 60 के लिए। तो अल्फा इक्वल टू 60 बन गया। तो थीटा इक्वल टू मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा, लिख लो एंगल थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा है 60, बीटा है 90, तो थीटा आ गया 150 डिग्री। थीटा आ गया 150। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। देखो, ये था बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो इसमें मैंने कराया है। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे लिखो। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शंस भी पढ़ेंगे और उसके बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वहां पे हम दिखेंगे कि डिफरेंट बहुत सारे वेक्टर का एक रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। वाह, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।